निवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। यह एनसीईआरटी का बुक है। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब होते जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी इस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तब वे कहाँ किसके पास जाते थे। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों से सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और संरक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षणों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। चित्र 10 नंबर 1 कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। बंगाल और वहाँ के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भूसंपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उन्हें राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूँकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलामी की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीन
जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले वर्धमान राजा की जमीन ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब तक कृषि में निवेश, उपनिवेशवाद और देहात को निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों की अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि के सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवादों के बाद बंगाल के राजाओं और तल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व संहारता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि विभिन्न गांवों से राजस्व की कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलामी की जा सकेगी। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 में तक इनकी शासन थी। कॉर्नवालिस का 1785 में थॉमसन गेंसबोरो द्वारा चित्रित किया गया है। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर था। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर तालुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें से नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। राजा
शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारों का यह सोचना था कि कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने के बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की बकाया रकम बढ़ती गई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंची स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि में उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ सैन्य कम होता जाएगा। दूसरा, यह उचित मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार की नीलामी किया जा सकता था। चौथा, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत के राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। कंपनी जमींदारों को पूर्व महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उनकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उनके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची उपनिवेशवाद, नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान का बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे।
रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्मी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरे ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन की उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतेदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष तक आते आते जोतेदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधिकारों या बरगदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतेदार को दे देते थे। गाँव में जोतेदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाके में रहते थे, जोतेदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व में भुगतान के बाद में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतेदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतेदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था। बंगाल का गांव का दृश्य है जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित किया गया है। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा था, 1802 से 1825 तक। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया है। उन दिनों जोतेदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। दिनाजपुर के जोतेदार बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतेदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति का अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतेदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते हैं, बहुत ही हठीले और ज़िद्दी हैं और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते थे, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस थाना
या मुनिसिफ के कचहरी में पहुंच जाते थे और कहते थे कि जमींदार के कारिंदियों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले में बढ़ती जा रही और जोतेदार छोटे छोटे रैयत के राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते थे। जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था, जैसे कि रैयत पे सिकमी रैयत, जोतेदार, धनवान रैयत, व्यापारी और महाजन यानी कि साहूकार भी था। सैकमी रैयत पे भी उस पे निर्भर करता था। जमींदार का कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांवों पर राजस्व संबंधित मांग निर्धारित करने के लिए जमींदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतेदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन सिकमी रैयत को लगान पर दे देते थे। सिकमी रैयतों को लगान दे देते थे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उभरने की रास्ता निकाल लिए। नए संदर्भ में नई रणनीतियाँ बना ली गई। फर्जी बिक्री की ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले ही तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उनके एजेंटों की नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया गया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई। बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलामी किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्हें खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया गया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही और अंतोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदारों को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी कभी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करते थे। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों की जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारियों को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामलों में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों की यानी नए खरीदारों के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारी की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था। इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफ़ों को झेलने में सफल हो गए उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधित नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालात में अंततः जमींदारों का भट्ठा बैठ गया और जोतदार ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। धन्यवाद। आगे अगले भाग में पढ़ेंगे।